Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एज वेल एज द पैरेलल एक्सिस। ठीक है, चारों ही टॉपिक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है आपके सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मैकेनिक्स से। चलिए शुरू करते हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल में क्या होता है? ठीक है, ये क्या होता है, वही रोल प्ले करता है जो सेम टू सेम किस में प्ले होता है, मास का लीनियर वेलोसिटी में। मास का लीनियर वेलोसिटी में क्या रोल होता है? मास एक्चुअल में किसी चीज़ का ज़्यादा है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा। एक तरह से इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी मास के थ्रू होती है, यहाँ पे इनर्शिया की प्रॉपर्टी क्या होगी? रोटेशन के थ्रू होगी। ठीक है, जिसमें हमारा क्या होगा, मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। इन द सेंस तुमने ना इनर्शिया का फर्स्ट लॉ पढ़ा है। इनर्शिया का फर्स्ट लॉ कहता है एन ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट एट अ वेलोसिटी रिमेन्स इट्स पोजीशन। मतलब कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अनलेस एक्टेड अपॉन अ एक्सटर्नल फोर्स। राइट, उसी को यहाँ पे फॉलो करना है। हमारा वहाँ पे मास था, मास की वजह से ही हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसकी जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। चलो पढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज एन अ सेम रोल इन द रोटेशन मोशन एज द मास प्लेज इन द लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में मास जो रोल प्ले करता है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो रोल प्ले करता है। अगर कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो रोटेट ही करती रहेगी, और रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के या तो रोका नहीं जाए या फिर उसको रोटेट नहीं किया जाए। राइट, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच अपोजेज एनी चेंज इन इट स्टेट्स ऑफ रेस्ट। रेस्ट का अपोज करेगी, और यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? रोटेशन। ये उसका क्या करेगी? अपोज करेगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। चलो इसका फॉर्मूला कैसे आता है? ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी। जहां पे मास हमारा लीनियर मोशन में रिजिड बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, यहाँ पे भी सेम टू सेम ही यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी। एंड द एक्सिस अबाउट विच इट्स रोटेट, ये जहां रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक तो रिजिड बॉडी का मास, एक तरह से ये वही है ना, तो एक तो ये MOI जो है उसके रिजिड बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा। रिजिड बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स पे मतलब कि शेप साइज पे डिपेंड करेगा। सेकंड चीज़, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये हमारा एक्सिस पे भी डिपेंड करेगा, जिस एक्सिस के थ्रू वो चीज़ रोटेट कर रही है। अगर मेरा पेन इस तरह से रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, लेकिन मेरा पेन ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है। क्योंकि देखो, जब मैं इसको इस तरह से रोटेट कर रहा था तो इसका एक्सिस तो ये था और पार्टिकल इससे बहुत दूर थे। अब एक्सिस वो का वही इमेजिन करो, बस अब पार्टिकल उस एक्सिस के बहुत ज़्यादा पास में आ गए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी चेंज। ठीक है, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है। देखो, इसका जहाँ पे भी मास होगा, मास ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय पार्टिकल की है ना सेंटर एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर, है ना। जैसे डायग्राम में यू कैन सी दैट कि हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, ये रिजिड बॉडी। इस रिजिड बॉडी में क्या है, हर एक पार्टिकल की अपनी अपनी डिस्टेंस है। M1 पार्टिकल कितना दूर है? R1 डिस्टेंस पे, M2 पार्टिकल R2 डिस्टेंस पे, M3 पार्टिकल R3 डिस्टेंस पे। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? एक एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए वही डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल जो है वो R अगर कंसीडर करते हैं और मास उसका M कंसीडर करते हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr², जो क्या होता है हमारे पास में I। ठीक है, सिंपल सा है, बस यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। ध्यान रखना, मास इंटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर एक्सिस से जो भी है। ठीक है, mr परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्सिस। अगर n पार्टिकल्स है तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर डैश डैश डैश, कहाँ तक जाएगा ये? Mn Rn का स्क्वायर। ठीक है जी, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया n पार्टिकल्स के लिए। और अगर आप इनको डायरेक्टली निकालना चाहो तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी है इसका, MIRR स्क्वायर, जहाँ पे I की वैल्यू है ना 1 से लेकर कहाँ तक जाएगी? n तक। ठीक है, n तक वैल्यू उसकी जाएगी। ठीक है, मैथ्स में समीशन का मतलब होता है सबका एक साथ सम। ओके, चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कंटिन्यूस हो तो क्या होगा? कंटिन्यूस का मतलब क्या होगा? अगर हम कहीं पे पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ लेते हैं और उसका लिमिट थोड़ा सा हम ना वहाँ से क्या उठाते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मास उठाते हैं।
ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मास ट्रीटिंग द एलिमेंट मास dm एट द पोजिशन r एट पॉसिबल, ठीक है, ओ सॉरी पार्टिकल। अरे देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात है, एक मेरे पास पार्टिकल है जो हमने क्या लिया है dm, और इसकी डिस्टेंस कितनी ली है r, क्योंकि ये मास क्या है कंटिन्यूस है, सब जगह पे एक जैसा है, लगभग कंटिन्यू 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 जहाँ पे जितना लेंगे। तो अगर ये मास कंटिन्यूस है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ये, ठीक है, ये हो जाएगा, वो होता है डी आई इज इक्वल टू, देखो मास क्या ले लिया dm और r स्क्वायर, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मतलब कि ये जो छोटा सा हमने पोर्शन लिया ना, छोटा सा dm पार्टिकल पोर्शन लिया है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत ही सिंपल है कि भाई अपने को क्या करना है, इसके मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर कर लो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ठीक है जी, इजी है। चलो आई होप आपको ये फॉर्मूला याद आया होगा कि dm r स्क्वायर क्या कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। डन, ये रहा, इसकी डायमेंशन हो जाएगी, देखो ये r डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस तो ये होता है l, उसके स्क्वायर चल रहा है, और dm क्या होता है मास, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन हो गया m1 l2, और टाइम तो है भी नहीं तो ये 0 हो गया। डन, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात थी। फिर आती है बात SI यूनिट्स की। SI यूनिट क्या है इसकी, मास की तो हो गई kg, और डिस्टेंस जो है हमारे पास में मीटर स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन के साथ में यूनिट हो गई हमारी kg इंटू मीटर स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिट, SI यूनिट। डन, SI यूनिट भी आ गया, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखी है मैंने यहाँ पे कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड ऑन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये भैया किन चीज़ों पे डिपेंड नहीं होते वो याद रखना, वी पे, रुको, ओमेगा पे डिपेंडेंट नहीं है, अल्फा पे डिपेंडेंट नहीं है, टाउ पे डिपेंडेंट नहीं है, इसके अलावा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पे भी ये डिपेंडेंट नहीं है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस पे, फिर अगर इतनी चीज़ों पे डिपेंड नहीं है तो ये एक्चुअल में किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, ये पहला तो ये डिपेंडेंट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे, और दूसरा डिपेंड होता है उसके पार्टिकल के मास पे डिपेंड होता है, ठीक है जी। ओके, जहाँ तक समझ में आया आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो, नोट लिखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि देखो इसका डायरेक्शन नहीं पता, देखो इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी एज अ डायरेक्शन इज नॉट टू बी स्पेसिफाइड, इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। दूसरा, इट इज़ ऑल्सो नॉट अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ अ डिफरेंट वैल्यूज़। जैसे कि मेरे पेन है, इसका ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज वेरिंग ना। अगर वेरी कर रहा है तो इतने सारी वैल्यूज़ का क्या करेंगे, तो एक तो ये स्केलर नहीं है क्योंकि वैल्यूज़ फिक्स नहीं है, दूसरा वेक्टर नहीं है क्योंकि डायरेक्शन फिक्स नहीं है। जब ये दोनों ही नहीं है तो कौन सी क्वांटिटी है, हम फिजिक्स में इसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज नॉट स्पेसिफाइड डायरेक्शन एज वेल एज नॉट स्पेसिफाइड मैग्नीट्यूड। ओके, चलो नेक्स्ट है अपने पास में रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, इसको है ना इस तरह से समझ सकते हैं, रुको एक पेज ऐड कर लेते हैं, ऐड अ पेज। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर मेरे पास में एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, और इसके सेंटर में से एक एक्सिस पास हो रहा है, पहले पार्टिकल को अगर मैं यहाँ कंसीडर करता हूँ m1 r1 डिस्टेंस पे, दूसरे पार्टिकल को कंसीडर करता हूँ m2 r2 डिस्टेंस पे, तीसरे को कंसीडर करता हूँ मैं m3 r3 डिस्टेंस पे। तो जब अगर बात आएगी बैलेंस करने की इस बॉडी को, तो पर्टिकुलर एक ऐसा पॉइंट होगा ना जहाँ पे इसका पूरा का पूरा मास कंसनट्रेट हो, जहाँ पे वो चीज़ बैलेंस हो जाए। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे बैलेंस होगा नहीं, यहाँ बैलेंस होगा नहीं, कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जहाँ पे ये चीज़ बैलेंस हो जाएगी सेंटर में। तो सेंटर के लिए जहाँ पर उसका सारा मास कंसनट्रेटेड है, उस मास को अगर हम परपेंडिकुलर एक्सिस से डिस्टेंस काउंट करें तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन डिस्टेंस बोलेंगे। कैसे समझाता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, अब इसके सेंटर में से एक्सिस पास हो रहा है, ठीक है। वही मान लेता हूँ कि मेरा सारा के सारा मास कहाँ कंसनट्रेटेड है, इस पॉइंट M पे। तो इस पॉइंट M की जो डिस्टेंस होगी उसे ही क्या बोलेंगे हम, रेडियस ऑफ गायरेशन। मतलब डिस्टेंसेस तो सबकी थी, कब से हम डिस्टेंसेस ले रहे थे, r1 प्लस r2 प्लस r3 डैश 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 डैश। लेकिन अब क्या है, डिस्टेंसेस क्या हो गई, अलग अलग हो गई। लेकिन एक ऐसी डिस्टेंस होगी जहाँ पे उसका सारा के सारा सेंटर ऑफ मास क्या है, कंसनट्रेटेड है, सब कुछ फिक्स है।
तो वो पॉइंट के वहाँ पे जो डिस्टेंस होगी उसे ही हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो जाएगा एम के स्क्वायर, आर की जगह पे क्या आ जाएगा, एम के स्क्वायर आ जाएगा। डन जी, आया समझ में? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, और उसके लिए जो डिस्टेंस है ये के है, तो ये अपना क्या हो गया, एम के स्क्वायर। लिखा हुआ है यहाँ पे कि रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वैसी की वैसी, ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस वेयर होल मास ऑफ द बॉडी कंसंट्रेटेड, बॉडी का पूरा मास जिस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन। ये इसका डायग्राम हो गया। लेट सपोज छोटे छोटे पार्टिकल्स कितने, बहुत सारे, उनका मास क्या है, स्मॉल एम। अगर उसको मैं मल्टीप्लाई करूँ कैपिटल एन स्मॉल एन से तो टोटल मास कितना आ जाएगा, वही बात होगी ना। तुम्हारे पास में 1 किलो का पॉकेट है, थैली है, ठीक है, 1 किलो की थैली है। ऐसी अगर 10 थैली लेंगे तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई। ऐसा अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 किलो हुआ। तो टोटल मास करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पार्टिकल के मास को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, तो हमें क्या मिल गया, टोटल मास। डन जी, तो ये हो गया हमारे पास में टोटल मास हो गया। ओके, ये टोटल मास है। और यहाँ पे जो के डिस्टेंस है वही हमारी क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन है। फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज करो कि सारे के सारे मासेस क्या है, इक्वल है, तो एम 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 मतलब m1 m2 m3 m4 m5 सारे के सारे मासेस इक्वल है, तो क्या लिख सकते हैं हम, I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर होता था, लेकिन हम m1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ m लिखेंगे, तो m r1 स्क्वायर, दूसरा क्या लिखेंगे हम, m r2 स्क्वायर डैश 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 m rn स्क्वायर। डन, समझ में आई बात? इन सब में से क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास में, इन सब में से हमारा मास कांस्टेंट कॉमन बाहर आ जाएगा, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड और मास बाहर आ गया यहाँ पे, तो ब्रैकेट में बच गया r1 r2 r3 इन सबके स्क्वायर का सम। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, इक्वेशन नंबर 1 है ना ये रही, एम के स्क्वायर, और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, I इज इक्वल टू एम ब्रैकेट में ये, तो अपन क्या करेंगे, इस भैया की जगह पे क्या रख देंगे, एम के स्क्वायर, क्योंकि एम के स्क्वायर वैल्यू है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ये देखो I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो इसको हमने यहाँ रख दिया। अब इस तरफ आ गया एम के स्क्वायर, और इस तरफ हमारा जो टर्म चल रही थी वैसी की वैसी एम ब्रैकेट के अंदर r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 rn का स्क्वायर। नेक्स्ट वाले वैल्यू में हम क्या करेंगे, मास का जो ऊपर फॉर्मूला निकाला था हमने कि टोटल मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय स्मॉल मास, तो उसे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तुम्हारा स्मॉल मास से ये स्मॉल मास कैंसिल आउट, तो अब तुम्हारे को मिल गई वैल्यूज। तो यहाँ पे के स्क्वायर किसके बराबर आया, r1 r2 r3 के स्क्वायर का, और डिवाइड डिनोमिनेटर में कौन भैया चले जाएंगे, n चला जाएगा, यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में चला गया स्मॉल n, तो डेट्स हाउ वी गॉट द फॉर्मूला ऑफ के स्क्वायर। अब k की वैल्यू निकालनी है तो ये इसके ऊपर आ गया अंडर रूट में, तो ये हो गया हमारा फाइनल रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 डैश 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 rn का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और उस सब का अंडर रूट। तुम k को यहाँ से सीधा भी निकाल सकते हो अगर मास गिवन नहीं है तो, उस कंडीशन में। रेडियस ऑफ गायरेशन k डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, बॉडी की शेप और साइज पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा बॉडी कहाँ पर है, और एक सेकेंड ना डिलीट कर दे इसको, और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करेगा, कहाँ रोटेट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसा है बॉडी का, इन सब चीज़ों पे। तो 4-5 चीज़ें ऐसी हो गई जिस पे के डिपेंड करता है, शेप, साइज हो गया, किस एक्सिस के थ्रू वो रोटेट कर रही है उस पर डिपेंड होगा, और पोजीशन कहाँ है और कॉन्फ़िगरेशन कैसा है बॉडी का, मतलब बनी हुई कैसी है, इन सब चीज़ों पे वो के की वैल्यू डिपेंड करेगी। इसकी डायमेंशन, चूंकि ये डिस्टेंस है तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, L1, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर। ठीक है, और कुछ नहीं है, ये सिर्फ की डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। एक नोट है इसके बारे में, तो दिस कॉन्सेप्ट अ रियल बॉडी इज अ रिप्लेस बाय अ पॉइंट मास। पूरी बॉडी को अगर पॉइंट मास कंसीडर कर ले तो रेडियस ऑफ गायरेशन के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, आराम से रोटेशनल मोशन में कुछ भी निकाल सकते हैं, और सारी की सारी रोटेशनल मोशन को ऐसे ही डील करेंगे हम। अब आती है आपके इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, पढ़ते समय ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़नी है, क्योंकि सभी पॉइंट्स जहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा
रिंग का, डिस्क का, या फिर हम कह सकते हैं लेमिना का, बहुत सी चीज़ें। तो उस केस में हमें क्या करना है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस आनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं। तो अब हमारे पास में है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस, राइट। तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस, किसी एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, जो होगा वो इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द गिवन एक्सिस एंड शुड बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी आई जी एंड द एम ए स्क्वायर। ठीक है, अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ का गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, हर एक चीज़ का है ना कहीं पे होता है फिक्स, लेकिन हम क्या निकालते हैं फिजिक्स में 2-3 जगह पे। एक तो उसके सेंटर में से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एक उसके टेंजेंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब बाहर की तरफ कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और दूसरा हम उनके डायमीटर के अलॉन्ग भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। इसका डायमीटर इधर या इधर डिपेंड करता है बॉडी का शेप और साइज कैसा है। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि अगर तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे निकालना है टेंजेंट पे, ठीक है, तो वो हमेशा किसके बराबर होगा, सेंटर से पास होने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एम ए स्क्वायर के बराबर। ठीक है, सपोज यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे ये डायग्राम दिख रहा है तुम्हें, तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकलेगा वो आई क्या होगा, जो आई निकलेगा वो क्या होगा, सेंटर में से क्या पास हो रहा है वो प्लस एम ए स्क्वायर के वो बराबर होगा। एम ए लिखो या फिर एम आर स्क्वायर लिखो। ठीक है, एक्चुअल में हमारी क्या है, डिस्टेंस है। कहीं कहीं किसी बुक में ए की जगह पे हमारे क्या लिखा हुआ क्या मिलता है, आर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, थ्योरम तो वो का वही है। ठीक है, टेंजेंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर तुम्हें निकालना है तो उसका वैल्यू होगी सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम आर स्क्वायर। अगर एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, कि देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का सेंटर से कितना है, हाफ एम आर स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है, हाफ एम आर स्क्वायर। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के थ्रू क्या हो जाएगा, इसके टेंजेंट पे आप इसके साथ में क्या ऐड कर दो, एम आर स्क्वायर ऐड कर दो। तो आप जब इसके साथ ये ऐड करोगे तो तुम्हें जो आंसर आएगा वो उसके टेंजेंट पे क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा, जो यहाँ पे दिख रहा है। आई इज इक्वल टू आई जी प्लस एम ए स्क्वायर। जब आई जी की वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर है, उसके साथ एम आर स्क्वायर जोड़ दिया तो मुझे क्या मिला, 3/2 एम आर स्क्वायर। तो इस तरह से तुम कर सकते हो किसी भी न्यूमेरिकल को, या किसी बॉडी के टेंजेंट पे तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर सेंटर से तो हमारे है ना, सेंटर वाले पॉइंट से भी निकलता है और सेंटर में तो हमारा डायमीटर भी होता है, तो क्या किया जाए। ठीक है, तो मोस्टली केस में आपको क्या करना है, उसके डायमीटर को भी ऐड कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, आंसर वो का वही आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो हाफ एम आर स्क्वायर है डिस्क के, वो सेंटर में है ना, उसके बराबर आता है डायमीटर का, तो वही बात होगी, आप ऐड करो तो वैसे आंसर 3/2 आ रहा है, जो आंसर एक्चुअल में है। तो डायमीटर से लो या सेंटर से लो, बात सेंटर की ही है, पैरेलल एक्सिस की ये बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस क्या बोलती है कि जैसे कि ये मेरे पास में लेमिना है, एक शीट है, इसके 3D में इमेजिन करते हैं। ठीक है, इसका एक डायमेंशन तो ये हो गया, इसका दूसरा डायमेंशन ये हो गया, और तीसरा डायमेंशन क्या होगा, यहाँ कहीं ऊपर होगा। एक डायमेंशन, ये दूसरा डायमेंशन और तीसरा। तो अगर बॉडी ऐसे रोटेट करेगी, मतलब कि ऐसे, ये वाला एक्स, इसको इमेजिन करो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो अभी एक्स एक्सिस के थ्रू रोटेट करेगी तो ये कुछ ऐसी रोटेट करेगी, राइट। और अगर ये वाई के थ्रू रोटेट करेगी तो ये कुछ ऐसे रोटेट करेगी। ठीक है, तो अगर मेरे को एक्स एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो पता है और वाई एक्सिस के थ्रू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहती है कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस का, इन दोनों का सम हमेशा जेड एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा। बात समझ में आई, यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो, तीसरे एक्सिस के थ्रू ऑटोमेटिक आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लेमिना अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स और वाई lying in the plane is equal to the moment of inertia about an axis perpendicular to the plane lamina and passing through the point of intersection। यहाँ देखो x ये हो गया, ये y हो गया, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट का ये O। तो यहाँ से जो z निकल रहा है, मतलब तीसरा एक्सिस, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ये क्या होगा, बराबर। अच्छा देखो,
यहाँ पे मैंने डिस्क का लिया है, डिस्क का जो सेंटर डायमीटर के अकॉर्डिंग होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो होता है 1/4 mr²। फिर दूसरा क्या हो गया 1/4 mr², ठीक है। अब वो सेंटर में होगा ना, तो उस केस में हमारा हो जाएगा IZ इज इक्वल टू 1/4 और 1/4 1/2 हुआ mr²। तो इस तरह से तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। बट आपको परपेंडिकुलर में ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर थ्योरम एक्सिस में दो एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन होगा तो तीसरे का निकलेगा, और ऊपर वाले में आपको सेंटर या डायमीटर वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो आप इसमें निकाल सकते हो। सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट एंड कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग द यूट्यूब चैनल, और यूट्यूब चैनल। आपका हर एक सपोर्ट और शेयरिंग हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। नोट्स, कलरफुल नोट्स डाउनलोड करने हैं तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ये QR कोड है, आप इसको पोस्ट करके क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो। और इफ़ यू वांट टू सपोर्ट अस देन प्लीज़ यू कैन सपोर्ट अस, ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आ सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और लाइक किया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय।